अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इम्तियाज़ गुल यूट्यूब के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हमने सोचा कि एक ऐसे मौजू पे आपके साथ गुफ्तगू करें जिस पे किसके हवाले से आज तक इस चैनल पे बात तो नहीं हुई। अगरचे मेरा एक बड़ा पैशन है अदलिया के हवाले से, पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से हालिया दिनों में बहुत कुछ सुनने को आ रहा है। इस हवाले से कभी काजी फायजीसा के हवाले से, कभी हमारे लतीफ़ अफरीदी साहब हैं, लाला लतीफ़ अफरीदी, वो भी बड़े गन गरज हम सुनाई दे रही है उनकी तरफ से। तो इस वजह से हमने सोचा कि आपकी मुलाकात हम करवाएं सुहेल खान से। अपने दोस्त हैं और बड़ी गहरी इनकी नज़र है सुप्रीम कोर्ट के मामलात पे, अदलिया पे, क्योंकि ये कवर ही इसी इशू को कर रहे हैं। यानी इस मौजू के वाकईतन जो चंद एक्सपर्ट्स हैं उनमें से सुहेल खान भी शामिल हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल, हमें वक्त देने का। ये बताइएगा कि आजकल ये अदलिया में क्या हो रहा है? आजकल तो सर अदलिया में बस दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। कल आपके सामने कल वकला का एहतजाज था और वकला तकरीबन 2-3 महीने से सरापा एहतजाज है। ये जो जज सुप्रीम कोर्ट में आला अदलिया में जो जजेस की तैनाती हो रही है, इस पर एक बहुत बड़ी बहस हो रही है। और क्योंकि वकला का ये कहना है कि जो अदलिया में जो तैनाती हो रही है वो जो प्रिंसिपल ऑफ मेरिट है, यानी जो उसूल का जो मेरिट उसूल प्रिंसिपल जो सेट किया है जजों की तैनाती के लिए, उसके बरखिलाफ किया जा रहा है। तो अच्छा, पहले तो ये बताएं कि जजों की तैनाती वगैरह का सिलसिला, ये मैकेनिज्म क्या है? किस तरह जज तैनात होके आते हैं निचली अदालतों से हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक? सर ये तो शुरू से ही आता जा रहा है और हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो तैनाती हुई, इससे पहले भी जजेस जो तैनात हुए हैं और अभी भी जो तैनाती जो हो रही है, इनका जो मेन कंसर्न है वो ये कि सीनियरिटी के उसूल को जो है मद्देनजर रखा जाए। और सीनियरिटी का उसूल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अल जिहाद ट्रस्ट केस है और मलिक असद केस है, जिसमें ये क्लियर कट इनको कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने रूल को होल्ड किया था कि जो भी तैनाती होगी वो प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी की होगी, जो सीनियरिटी का उसूल है उसको मद्देनजर रखा जाए। लेकिन दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की और भी जजमेंट है 2002 PLD 393, और इसमें ये फकीर मोहम्मद कोकर और जस्टिस खलील रहमान रमदे मोहम्मद नवाज अब्बासी, ये 3 जज साहिबान थे जिनको लाहौर हाई कोर्ट से तैनात किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें उन्होंने करार दिया कि था कि सिर्फ वो सीनियरिटी नहीं, मेरिट को भी देखा जाता है। इम्तियाज साहब, मैं आपको जरा ये बता दूं कि ये मेरिट इसलिए, ये जुडिशियल कमीशन जो कहती है, ये जो जजों की जो तैनाती होती है, इसमें बाकायदा आपको पता है कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 9 नुक्ली मेंबर होते हैं। इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो इनको हेड करता है और उसके साथ 4 सीनियर सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के होते हैं और एक रिटायर्ड जज होता है और 3 नुमाइंदगान होते हैं। एक अटॉर्नी जनरल होता है, लॉ मिनिस्टर होता है और एक नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से होती है। नहीं, 9 मेंबर होते हैं। ये जो जुडिशियल कमीशन जो तैनाती करती है, तो इम्तियाज साहब, ये बाकायदा जजों की जो तैनाती होती है उनको जजेस की जो परफॉर्मेंस है उनको बाकायदा परखा जाता है। एक जज है, लेट्स सपोज सीनियरिटी पे मैं आपको कहूँ, मिसाल के तौर पर आप सीनियर जज हैं और मैं आपसे 2 साल जूनियर हूँ, लेकिन अगर आप 5 साल फर्ज करें आपने गुजारे हैं और मैंने 2 साल जो है कि, लेकिन उन 5 सालों में आपने कोई, आपकी ऐसी जजमेंट नहीं है जो रिपोर्टेड जजमेंट हो जिसपे कोई मतलब बाकायदा उसको नजीर मिलती हो। दूसरी जानिब अगर मैं हूं, मैं आपसे 2 साल जूनियर हूं, लेकिन मेरी रिपोर्टेड जजमेंट है, मैंने इस तरह की जो सिविल मैटर्स है, टैक्स के मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, वो मैंने कितने डिसाइड किए हैं, रिपोर्टेड जजमेंट कितनी, और फिर मेरे जजमेंट पे कितने रिव्यू फाइल हुए हैं, उसको चैलेंज कितना किया गया, और साथ ही साथ जो सबसे जो अहम जज की जो किसी परफॉर्मेंस को ऊपर का जाता है वो है उसका कंडक्ट, यानी बेंच के दौरान उसका वकीलों के साथ उसका कंडक्ट कैसा होता है। तो इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर फिर यही 9 मेंबरान होते हैं जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इनकी बाकायदा परखने के बाद फिर वो सिफारिश करती है। और फिर एक और जो है, जिस तरह जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट के जरिए कायम हुई थी, और इस तरह एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी है जिसमें से 8 मेंबरान होते हैं और उनमें भी 4 जो है अपोजिशन की तरफ से होते हैं, नेशनल असेंबली से 2 और सेनेट से 2, इस तरह हुकूमती अरकान से भी, जिस तरह सेनेट से भी 2 और नेशनल असेंबली फिर उनके पास जाते हैं। अगरचे वो पार्लियामेंट्री कमेटी का जो मेयार है, उनका जो स्टेटस है 19th अमेंडमेंट में उसकी वो हैसियत नहीं रही, क्योंकि पहले तो 18th अमेंडमेंट उनका पार्लियामेंट कमेटी का बड़ा रोल था, अब उसका इतना रोल नहीं है। मतलब अगर जुडिशियल कमीशन किसी जज की सिफारिश करती है तो पार्लियामेंट्री कमेटी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। आपने बुनियादी तौर पे ये कहा कि जजों की तैनाती में सिर्फ सीनियरिटी काउंट नहीं करती है और दुनिया भर में
یہ ایک نارم ہے کہ اس کی پرفارمنس بھی دیکھتے ہیں، کانڈکٹ بھی دیکھتے ہیں، اور یہ کہ صرف سینئر ہونا ضروری نہیں ہے ایک ایسے عہدے کے لیے جس کے فیصلے، جس کا کانڈکٹ دیکھا جاتا ہے، قابلیت دیکھی جاتی ہے، اور کتنا امپیکٹ ہوا ہے اس عہدے پہ بیٹھ کے۔ تو مطلب بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، صرف سینیورٹی کی کو بنیاد بنا کے کسی کی تعیناتی کی مخالفت یا حمایت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس بڑے عرصے سے چل رہا ہے، اب قاضی فائز عیسیٰ بطور ایک سپریم کورٹ کے جج کے، کیا وہ ایک علامت بن گئے ہیں سپریم کورٹ میں جو تقسیم، ایک انتشار یا خلفشار جو پیدا ہوئی ہے اس کی، یا یہ واقعتاً آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک وہ جسٹیفائیڈ ہیں اپنے ان پروناؤنسمنٹس میں، ان ایکشنز میں جو آج تک ان کی طرف سے دیکھنے میں آئے؟ فیصلے تو ایک طرف، مثلا ایک صحافی پہ حملہ ہوا تو وہ اس کے گھر بھی چلے گئے، اسد علی طور کے گھر اپنی اہلیہ سمیت، تو اس طرح کی کیا باتیں جو ہیں وہ ایک سپریم کورٹ کے جج کو زیب دیتی ہیں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, there is no doubt, there is no question about his integrity, ان کی قابلیت اور ان کے جو کنڈکٹ ہوتا ہے، اس کے جو بھی کیسز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، دیکھیں ایک جج کو بالکل زیب نہیں دیتا کہ آپ مثال کے طور پر اب ریسنٹ اس کا اپنا ہی کیس آپ دیکھ لیں، جب اس کے خلاف ریفرنس فائل ہوا تھا تو اس میں 10 جج صاحبان نے ان کا وہ کیس سن رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہم تقریباً سپریم کورٹ، پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ ہماری ایک تنظیم ہے، آپ کو پتا ہوگا ہم 40 ممبران ہیں، ہم باقاعدہ نہ صرف ان کا کیس تقریباً 20 سالوں سے ہم یہ کوریج کرتے آ رہے ہیں۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میں جو یہ کیس چلتا رہا، آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کو کتنی لیوریج دی گئی، ان کو کتنا سنا گیا، ان کی بیوی کو کتنا سنا گیا، اور جو آپ نے جو بات کی، دیکھیں وہ میں آپ کو ابھی جسٹیفائی اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم سارے صحافی، اب دیکھیں 10 جج صاحبان سن رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور 10 صاحبان کو سارے جو اس میں جو 6-7 جج صاحبان تھے، ان کے ریمارکس اور آبزرویشن، ٹھیک ہے، جو اس وقت کی بینچ ایک ڈویژن کی طرف نظر آ رہا تھا کہ کون جسٹس قاضی فائز کے حق میں بول رہا ہے اور کون ان کے خلاف بول رہا ہے اور کون نیوٹرل بول رہا ہے۔ ہم ایز اے رپورٹر، خاص کر میں اپنی بات کروں گا، ہمارے اور دوست بھی ہیں، ہم سب نے ایک ایک جج کا ریمارکس، ایک ایک جج کی آبزرویشن ہم نے سارے دی ہے اس کیس کا۔ آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، جتنے بھی اخبارات ہیں، آپ ٹی وی کی کوریج دیکھ سکتے ہیں، آپ ٹکرز دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جج صاحبان، 10 جج صاحبان علیہ السلام، ہمارے اللہ جان جب ان کو اغوا کیا گیا، ٹھیک ہے، تو ان پہ ان کو پھر بازیاب بھی کیا گیا، جو میڈیا پہ بہت بڑی ہے، سوشل میڈیا پہ ہم نے بڑے واویلا کیا تو اس کو بازیاب کیا گیا۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے گھر بھی چلے گئے، اس طرح پھر اسد طور پر حملہ ہوا تو ان کے گھر بھی چلے گئے۔ مجھے آپ بتائیں امتیاز صاحب کہ اسد طور نے تو سب ججوں کو کور کیا ہے، کیا 9 جج صاحبان ان کے گھر گئے؟ نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے لیے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے کچھ دوست، ہمارے سپریم کورٹ کے ہی رپورٹرز، ہمارے رپورٹرز بھی ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، کچھ زیادہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، کچھ بیلنس رپورٹنگ کرتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور پھر انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انٹرویو بھی دیا، تو یہ ججز کے کنڈکٹ میں سر یہ بالکل خلاف ہے۔ اور ہم دیکھیں 20 سال سے میں رپورٹنگ کر رہا ہوں، ہم سے کوئی جج نہیں ملتا، جج ہم سے تب ملاقات کرتا ہے جب کوئی جج ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے، تو جب اس کا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو چائے پہ ہم وہ گپ شپ لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جج نہ کسی سے چیمبر میں ملتا ہے، نہ ہم چیمبر میں جاتے اور نہ جج صاحبان ہم سے ملتے ہیں۔ تو اس معاملے میں قاضی صاحب نے ذرا خود اپنے آپ کو ذرا کنٹروورشل کیا، جب ان 2 صحافیوں کے گھر گئے اور پھر انہیں ایک صحافی کو انہوں نے انٹرویو بھی دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی حال ہی جو میں آپ کو جو واقعہ سنا ہوں وہ بھی بڑا، ہاں، تو اس کا کیا مطلب جی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ عدلیہ کی ایک تقسیم کی علامت بن کے ابھرے ہیں اپنے ایک مخصوص نقطہ نظر کی وجہ سے؟ نہیں، میں تو یہ نہیں کہوں گا تقسیم کی علامت بن گئے، لیکن جو ان کا جو یہ مطلب رائے ہے اس پر ان پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ ہمارے صحافی حضرات جو ہے نا ڈائریکٹ اس کے بینچ میں گئے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے پاس گئے اور ان سے کہا، اور انہوں نے پھر
उनका वो तकरीबन 1 घंटा सुना भी और उन्होंने खुद सो मोटो ले लिया। हालांकि आपको पता है कि सो मोटो का इख्तियार जो है वो सारा जो है वो चीफ जस्टिस के पास है। इम्तियाज साहब, मैं जरा आपके चैनल की तवज्जो से मैं आपको ये भी बता दूं कि एक इन्वोकेशन ऑफ जुरिसडिक्शन होती है, वो एक एक्सरसाइज होता है। इन्वोकेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं सो मोटो केस में, वो इन्वोक करता है, फिर उसकी मर्जी है कि वो दूसरे किसी बेंच में वो केस लगा देता है। जजेस एक्सरसाइज करते हैं। मिसाल के तौर पर आप जज हैं और आपने सो मोटो जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज किया, तो अगर आपके सामने, अगर आप कोई केस सुन रहे हैं और आपके सामने एक मसला आ गया, कोई बंदा खड़ा हो गया कि जनाब ये फंडामेंटल राइट का केस और ये जनाब मेरे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, मुतासर हो रहे हैं, और दिस इज अ फिट केस फॉर सो मोटो, तो आप ये नहीं करेंगे, आप कहेंगे हाँ ये तो वाकई ये केस बनता है, तो फिर आप कहते हैं कि ठीक है हम इसको चीफ जस्टिस साहब के पास भेजते हैं और वो जनाब करेगा। तो फिर चीफ जस्टिस साहब, काजी फैजी साहब का खुद जो केस था, जो धरना वाला केस था, वो भी उन्होंने सो मोटो लिया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस ने चीफ जस्टिस के नोटिस में लाया, फिर चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया और फिर चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस काजी फैज ईसा के बेंच में ही वो केस लगाया, इफ यू रिमेंबर। तो ये वो तरीकेकार होता है। तो अब सहाफी उसके पास गए और उसके उन्होंने खुद ही सो मोटो ले लिया और उन्होंने खुद भी ये कह दिया कि जनाब मेरे बेंच में ये केस लगाया जाए। तो ये देखिए खुद अपने आप को कंट्रोवर्शियल करने की बात है, हालांकि बेंचेस लगाना। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे ऐसा मालूम होता है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म की तरफ चले गए हैं काजी फैजी साहब बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज के? मैं तो ये नहीं करूं कि वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म पे जा रहे हैं, लेकिन लोग खुद कहते हैं, क्योंकि आपको हुदैबिया वाला केस कहते हैं, लोग भी उस पे भी बड़ा वो एतराज करते हैं कि हुदैबिया केस में उन्होंने क्या किया था। तो बतौर जज तो ही आउटस्टैंडिंग, बड़ा जबरदस्त जज है, काबिल जज है, लेकिन जो इन कुछ कुछ ये जो इकदाम हुए तो उनकी वजह से खुद अपने आप को कंट्रोवर्शियल जरा बना दिया। और फिर देखिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो सहाफी उसके उसके बेंच में गए थे और जब वो चीफ जस्टिस ने फिर नोटिस लिया और एक दूसरा बेंच बना दिया, तो वही सहाफी गए और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा कि चूंकि जनाब ये अदालत मुझे इंसाफ नहीं दे सकती, सो व्हाट डज इट मीन। उसने उन सहाफियों ने ना सिर्फ खुद अपने आप को एक्सपोज किया, बल्कि खुद काजी फायजी साहब पे भी जो है ना सवालात लगा दिए, खुद खुद को काजी फायजी साहब को भी जो है ना किस्म का। जी, बिलाशुबा आपने बिल्कुल सही कहा सुहेल साहब कि अगर कोई कवानीन और ज़वाबित मौजूद हैं और उसके मुताबिक किसी को प्लॉट्स मिलते हैं तो बिल्कुल ठीक है, मिलना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे भी बतौर सहाफ़ी एक प्लॉट ऑफ़र हुआ था एक कनाल का, लेकिन मैंने वो नहीं लिया था, इसलिए कि उस वक्त मेरे पास घर मौजूद था, लिहाजा मैंने इसको बेईमानी समझा। और दूसरी बात यह है कि ये प्लॉट्स वगैरह जो हैं अगर सहाफ़ियों को, जजों को, ब्यूरोक्रेट्स को मिल सकते हैं तो फिर आम गरीब आदमी जो लोग, जिस मुल्क के 20 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, उनका क्या कसूर है? फिर उनको भी प्लॉट मिलना चाहिए। तो ये प्लॉटों की परमिट्स की मुराद की का सिलसिला जो है किस तरीके से बंद होना चाहिए। बहरहाल आप ने अपने कीमती वक्त दिया, अच्छा हुआ आपने हमारे व्यूअर्स को ये भी समझा दिया कि जुडिशल कमीशन किस तरह काम करे, जजों की तैनाती किस तरह होती है, और इसमें सिर्फ सीनियरिटी को या मेरिट को सिर्फ नहीं देखा जाता है, बल्कि बहुत सारे अवामिल होते हैं, फैक्टर्स हैं जिनको सामने रख के जजों की आला अदालतों में तैनाती का फ़ैसला किया जाता है। और दूसरी बात आपने ये भी कही कि जजों का अपना कॉन्डक्ट भी सियासी अंदाज में नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल एक्टिविज़म की बू उससे नहीं आनी चाहिए, जिस तरह हमने देखा है चंद जजों के हवाले से, और उसकी वजह से उनके पेशे पे भी, उनके शख्सियत पे भी आंच आती है। जज जो हैं उनके फ़ैसले बोलते हैं, वो उनके अपने इस तरह पब्लिक में आने जाने से, पब्लिक बयानात से आम तौर पे उन्हें दूर रहना पड़ता है। तो बड़ी मेहरबानी आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और उम्मीद है कि व्यूअर्स को भी इस हवाले से कुछ ना कुछ वजाहत ज़रूर मिली होगी कि अदलिया में क्या हो रहा है और क्यों सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता बड़े बड़े वकील जिस वक्त काजी फैज़ ईसा के हक़ में बातचीत कर रहे हैं। कि लगता यह है कि काजी फैज़ ईसा भी किसी न किसी परसेप्शन ये पैदा हो गई है कि वो आला अदलिया में एक तकसीम की अलामत बन गए हैं अपने एक मखसूस नुक्ता नज़र की वजह से।